दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे प्रिंस की जो कि जंगल में एक अननोन लड़की से मिलता है जो कि दूसरे देश से भागकर आई है क्योंकि उस देश के प्रिंस का नजर उसके ऊपर पड़ गया था। और फिर वो लड़की को कैसे बचाता है, वो एक साथ कैसल में कैसे रहते हैं जहाँ पर कि सभी लोग दोनों के खिलाफ थे। ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि आप लोगों को देखनी ही चाहिए। तो चलिए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक लड़की यूकी से होती है जो कि एक हर्बलिस्ट है, यानी वो जड़ी बूटियों का यूज करके मेडिसिन्स बनाती है और उन्हें अपने टाउन में छोटी सी दुकान में बेचा करती है। फिर हम इस कंट्री के प्रिंस राज को देखते हैं जो कि शहर की सबसे ब्यूटीफुल लड़की कौन है उसे ढूंढ रहा था और उसे यूकी के बारे में पता चला है जिसके बाल रेड कलर के हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। अभी यूकी अपने शॉप में काम कर रही होती है और जो लोग आए थे उन्हें मेडिसिन बनाकर वो प्रोवाइड कर रही थी। तभी राज के तरफ से एक गार्ड आकर बताता है कि यूकी को राज का मिस्ट्रेस बनने का मौका दिया जा रहा है और राज को उसके बालों का रंग बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, तो उसे कल सुबह तैयार होकर पैलेस आना होगा। और अभी यूकी सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर उसे क्या करना है, पर वो सबसे पहले अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए मेडिसिन को तैयार करती है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और फिर मेडिसिन तैयार हो जाने के बाद यूकी अपने बालों को काट कर छोटे कर लेती है और बालों को यहीं पर छोड़कर ये कंट्री छोड़ देती है ताकि राज जिसे ये बाल पसंद है वो उसे आकर और परेशान ना करे। यूकी अभी दूसरे देश आ गई होती है और क्योंकि अभी शाम हो गई थी वो एक घर से हेल्प लेने की सोचती है, पर घर पर कोई था ही नहीं, इसलिए यूकी उसी घर के बाहर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जब यूकी उठती है इतने में एक लड़का जैन दीवार जंप कर रहा था, पर यूकी को देखकर वो गिर जाता है। उसके साथ उसके दोस्त कीकी और मिसुहिदे भी थे, पर उन्हें यहाँ पर देखकर यूकी डर के मारे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर जैन उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हो कौन, पर यूकी एक भी आंसर सही से नहीं दे पाती। पर यूकी जैन के हाथ पर लगे चोट को देख लेती है और कहती है कि उसके पास इसके मेडिसिन है, पर जैन मना कर देता है क्योंकि हो सकता है कि इसमें पॉइजन हो और वो तो यूकी को जानती तक नहीं है। तब यूकी अपने हाथ पर चोट लगाती है और वही मेडिसिन लगा लेती है और जैन को ये चीज बहुत ही पसंद आती है और फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वह मेडिसिन लगाने के लिए मान भी गया था। और फिर वो इसी हाउस में रुकते हैं जो कि खाली पड़ा हुआ था। और अभी पट्टी कर देने के बाद जैन पूछता है कि क्या वो घर से भाग आई है, पर यूकी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। यूकी फिर जंगल में थोड़ी घूम रही होती है तो जैन भी पीछे पीछे आ गया था क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है और वो उसे ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर बातें करते हुए यूकी के बाल एक पेड़ पर फंस गए थे, तो जैन कहता है कि वो हेल्प कर सकता है, पर उससे पहले यूकी को उसके पूरी कहानी बतानी होगी। और यूकी बताती है कि कैसे राज की नजर उसके ऊपर पड़ी थी और वो ऐसा ही एक बिगड़ा हुआ लड़का है, उसे जो चाहिए होता है वो उसे अपना ही मान लेता है। और जैन इस बात पर यूकी से एग्री करता है कि वो यहाँ से भाग आई है। और कीकी और मिसुहिदे जो कि छुपकर उन्हें देख रहे थे वो श्योर हो जाते हैं कि यूकी एक अच्छी लड़की है और वो यहाँ पर कोई भी गड़बड़ करने नहीं आई है। फिर दोनों वापस आकर देखते हैं कि डोर के बाहर ही एक टोकरी में एप्पल्स रखे हुए थे और टोकरी में यूकी का रिबन बंधा हुआ था। जैन को अब पता चलता है कि राज तानबरन का फर्स्ट प्रिंस है, इसलिए ही यूकी को बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आना पड़ा। और जैन ने भी राज के बारे में सुना हुआ है कि आखिर वो कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ है। यूकी फिर देखती है कि एक एप्पल खराब होता जा रहा था, पर तभी जैन आकर यूकी के हाथों से वही एप्पल खा लेता है। इतने में मिसुहिदे और कीकी उसे टीज करने लग जाते हैं, पर थोड़ी देर में जैन वहीं पर बेहोश हो जाता है और यूकी चेक करती है कि एप्पल में तो पॉइजन है। यूकी जल्दी से बैग चेक करती है, पर एंटीडोट बनाने का सामान उसके पास नहीं था। तभी वही गार्ड आकर कहता है कि यूकी को उसके साथ चलना होगा और वो ये भी बताता है कि अगर यूकी ऐसा करती है तो जैन को जल्दी से जल्दी एंटीडोट मिल जाएगी, इसलिए यूकी ऐसा ही करती है। और अभी वो राज के पास से एंटीडोट मांग रही होती है, पर राज बता रहा होता है कि कैसे यूकी की वजह से उसका नाम खराब हुआ है, सभी लोग उस पर हंस रहे हैं, इसीलिए यूकी को उसका मिस्ट्रेस बनना होगा और इसके बदले वो एंटीडोट दे सकता है। और यूकी भी राज के ऑफर के लिए मान जाती है ताकि जैन को एंटीडोट मिल जाए। पर तभी जैन वहां पर आता है और बताता है कि वो अभी पहले से ठीक है क्योंकि वह पॉइजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर रहा था। पर जैन को देखकर राज की पूरी फट गई थी और अभी जैन रिवील करके बताता है कि वो क्लारिनिया से देश का सेकंड प्रिंस जैन है, जो सुनकर राज के लग गए थे। जैन बताता है कि वो राज के ये घिनौने काम पब्लिक के सामने ले आएगा, पर अगर राज प्रॉमिस करता है कि वो कभी यूकी को और परेशान नहीं करेगा तो वो बातों को पब्लिक नहीं करेगा। और राज भी इसके लिए मान जाता है और यूके जाने से पहले एंटीडोट लेकर जैन को दे देती है। और वो शुक्रिया कहने के साथ माफी भी मांग रही थी क्योंकि उसकी वजह से वो पॉइजन हुआ था। पर जैन कहता है कि वो केयरलेस था, उसे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। जैन आगे ये भी बताता है कि रेड कलर किस्मत का कलर होता है और शायद किस्मत में दोनों का मिलना लिखा हुआ था।
और अभी कुछ दिनों बाद यूके भी क्लारिनेस में ही रह रही है, पर उसे भी एक जॉब चाहिए ताकि वो यहाँ पर आराम से रह सके। इसलिए यूके शहर में काम के तलाश में निकली हुई थी और एक मेडिसिन स्टोर से उसे कोर्ट हर्बलिस्ट के बारे में पता चलता है, मतलब कि जो मोस्ट नॉलेजेबल और स्किलफुल हर्बलिस्ट होते हैं। पर इसके लिए एक टेस्ट होता है और अगर वो इसे पास कर पाती है तो उसे क्लारिनेस कैसल में काम मिल जाएगा। यूके फिर वहाँ से कैसल आती है क्योंकि केकी और मिसुइदा ने उसे बुलाया था। पर तभी जैन वहाँ पर आता है और यूके बस इतना कहने आई थी कि वो थोड़े समय के लिए टाउन से बाहर जा रही है। वो जा रही है माउंट कोटो, जिसके लिए उन्हें समंदर पार करके जाना होगा। और यूके वहाँ पर जा रही है मेडिसिन को स्टॉकअप करने और उसके और भी ज्यादा जानकारी हासिल करने। और जैन भी उसी के साथ चलता है उसे सी ऑफ करने। यूके फिर पूछती है कि जैन बार बार कैसल से बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि राज तो बस सर्वेंट्स को ऑर्डर देता रहता है और जो चाहिए वह मंगवा लेता है। तो जैन बताता है कि उसे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और अभी तक बहुत से माउंटेन्स ऐसे बचे हुए हैं जिनको कि उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। यूकी फिर उसके बाद माउंट कोटो के लिए निकलती है। माउंट कोटो पहुंचने के बाद यूकी कुछ हर्ब्स को देख रही होती है, पर तभी कोई आकर पीछे से उसे अगवा कर लेता है। यहाँ पर जैन मिसुइदा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और फिर कीकी उसे कुछ डेस्क वर्क करने को भी कहते हैं जो कि बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और क्योंकि यूकी भी अभी मेहनत कर रही होगी, यह सोचकर जैन भी काम पर लग जाता है। वहीं पर यूकी को होश आता है एक सेल में और जिसने उसे अगवा किया है उसका नाम है मिहाया। और क्योंकि यूकी दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखती है उसके बालों की वजह से, तो अगर उसे अमीर लोगों को बेचा जाता है तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी। और अगर वो यूकी को यहाँ पर कुछ साल रख देता है और यूकी थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी नेक्स्ट डे यूकी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं पर जैन यूकी से मिलने उसके घर आया हुआ था, पर उसे पता चलता है कि वो कल से घर नहीं आई है। और ये सुनते ही जैन जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकलता है। और अब शाम हो चुकी थी। मिहाया यूकी के लिए खाना लेकर आया था, पर तभी यूकी चालाकी से मिहाया को धक्का देकर सेल से निकल आती है। पर यहाँ से बाहर जाने का डोर बिल्कुल बंद था, तो वह दूसरी तरफ जाती है, पर वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था जिसकी चाबी मिहाया के पास है। मिहाया ये भी बताता है कि वो भी माउंटेन के बीचों बीच है, तो यूकी यहाँ से निकलकर कहीं भी नहीं जा पाएगी। पर यूकी तो वहाँ से भागती है और वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, पर यहाँ पर जाने की और कोई जगह बची ही नहीं थी। और अभी मिहाया भी यहाँ पर आ चुका था, पर तभी यूकी एक पैरालाइज करने वाले हर्ब को जलाकर फेंक देती है, जिससे कि अभी यूकी को यहाँ से निकलने का मौका मिल चुका था। और वो जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाती है जहाँ पर की खिड़की मिलती है और फिर यूकी इसे खिड़की से जंप करके बाहर आ ही जाती है। पर मिहाया भी यहाँ पर आ चुका था और वो यूकी को पकड़ लेता है। मिहाया समझाता है कि अगर यूकी यहाँ से निकल भी जाती है तो कोई और उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए यूकी अगर किसी रॉयल्टी के हवाले हो जाती है तो उसकी लाइफ ही ज्यादा बेहतर हो पाएगी। पर जब यूकी इसके लिए मना करती है मिहाया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी जैन वहाँ पर आकर मिहाया को मारकर डाउन कर देता है और वो मेक श्योर करता है कि यूकी ठीक है। मिहाया फिर कहता है कि उसने सोचा था कि वह यूकी का गार्ड बनकर किसी रॉयल्टी में एंटर करेगा और वहाँ रहकर पैसे कमाएगा। मिहाया आगे ये भी बताता है कि ये कैसल पहले उनका घर हुआ करता था जो कि पहले बहुत ही अच्छा लगता था, पर अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। पर उसने हार नहीं मानी है, उसने ठान लिया है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल कर ही रहेगा। और तभी उसे यूकी दिखी थी जिसका यूज करके वो पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। पर जैन को इससे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यूकी कोई टूल नहीं है कि कोई भी आकर उसका इस्तेमाल करके चला जाएगा। और यूकी इस बात से इमोशनल हो गई थी। मिहाया कहता है कि क्या तुम उसके डैड वगैरह हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। मिहाया को इसके बाद पता चलता है कि आखिर जैन कौन है और फिर जैन भी उसे अथॉरिटी के हवाले कर देता है। पर जाने से पहले यूकी उसे मेडिसिन देती है ताकि वो ठीक हो जाए। और अभी नेक्स्ट डे यूकी जैन को शुक्रिया कह रही होती है उसके जान बचाने के लिए, और जैन भी यूकी को शुक्रिया कहता है कि वो ठीक रही थी और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। और अभी अगले दिन में यूकी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही थी और वो भी रात रात जाग कर। और अभी नेक्स्ट डे यूकी कैसल आई हुई थी, पर उसे रोका नहीं जाता क्योंकि वो तो जैन की गेस्ट है। पर नॉर्मली यहाँ पर एंटर करने के लिए एक आईडी कार्ड लगता है। फिर लॉर्ड हारुका जो कि जैन से मिलने जा रहे थे उन्हें रोका जाता है। कहा जाता है कि जैन अभी किसी और के साथ बात कर रहा है और हारुका देखते हैं कि ये तो यूकी है जिन्हें कि वो ऑब्वियसली नहीं जानते हैं। और क्योंकि यूकी की वजह से उन्हें रोका गया था, उन्हें बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो रही थी। मिसुइदा यहाँ पर यूकी को बता रहा था कि उन्हें यूकी की हेल्प चाहिए ताकि वो जैन की हेल्प कर सके। और यूकी आकर देखते हैं कि जैन यहाँ पर काम करते हुए बहुत ही ज्यादा टायर्ड और इरिटेट हो चुका था। और उसने ही कहा था कि अगर अभी मेरे पास सोने का टाइम हो तो मैं सोने के बदले यूकी से बात करना पसंद करूंगा। और कीकी भी उसे यूकी से बात करने कहती है क्योंकि जैन तो बस डॉक्यूमेंट्स में यूकी लिखे जा रहा था,
पर क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भसड़ हो रही थी, यूकी कहती है कि मैं चलती हूँ, पर जेन उसे रुकने कहता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जेन बताता है कि वह ज्यादातर कैसल के बाहर ही रहता है, इसलिए उसका सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, पर वो इस बार मेक श्योर कर रहा है कि वो पहले सारा काम पूरा कर दे ताकि उसे बाहर जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। जेन बताता है कि उसे डेस्क वर्क बुरा नहीं लगता है, पर यह करने से बाहर क्या हो रहा है उससे वो पूरा ही अलग हो जाता है। जेन फिर वहीं पर सो जाता है और यूकी उसे एक चादर भी देती है, और जेन की इतने मेहनत को देख यूकी सोचती है कि उसे भी इतनी ही मेहनत करनी होगी। पर अभी बाहर कोई था जो कि यूकी पर नजर रखे हुए था, और अभी थोड़े समय के बाद जेन की नींद खुलती है और वो देखता है कि यूकी वापस जा चुकी है, पर वो यहाँ पर अपनी एक किताब भूल गई है। तभी लॉर्ड हारुका आते हैं और बताते हैं कि जेन को ध्यान रखना चाहिए कि आखिर वो किसके क्लोज हो रहा है। हारुका यहाँ पर इनडायरेक्टली यूकी की ही बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यूकी के बारे में कुछ नहीं पता है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो नहीं पता है, उसका मोटिव नहीं पता है, और अगर वो जेन का यूज करके गलत काम करवाती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करती है, तो यह चीज जेन के लिए और किंगडम के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। पर जेन कहता है कि अगर यूकी ऐसा ना हुई तो हारुका कहते हैं कि मेरे साथ शब्दों का खेल खेलना बंद कीजिए। तो जेन कहता है कि बिल्कुल यही, हम लोग भी यहाँ पर कोई खेल नहीं खेल रहे। हारुका अब सोच रहे थे कि जेन से बात करके कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें डायरेक्टली यूकी से ही बात करना होगा, और वो इस काम को करने के लिए उस लड़के को कहते हैं जो कि यूकी पर नजर रखे हुए था। कैसल के बाहर ही यूकी को ध्यान आता है कि वो तो अपनी एक किताब भूल गई है। अब अगले सीन में वो लड़का गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि अब से यूकी को अंदर आने ना दिया जाए, और ये खुद प्रिंस जेन का ऑर्डर है, जो सुनकर गार्ड्स भी शॉक हुए थे, और ये सारी बातें यूकी ने भी सुन ली थी। पर गार्ड्स उसे बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी यूकी को अंदर अलाउ कर दिया है, और वो भी यूकी को अंदर जाता हुआ देखता है, पर जेन से मिलने से पहले उसे यूकी को रोकना होगा। वहीं पर यूकी सोच रही थी कि क्या जेन ने सच में ही ऐसा कुछ कहा होगा, पर यही पता लगने उसे डायरेक्टली जेन से ही बातें करनी होगी। तभी उसे कुछ गार्ड्स रोकते हैं, पर यूकी को देखकर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि जेन ने तो ऐसे कोई ऑर्डर दी ही नहीं है। और यूकी फिर से जेन के पास जाने लगती है, और वो सोच रही थी कि वो एक ऐसे पाथ में जाना चाह रही है जो कि उसे जेन के बराबरी पर लाकर खड़ा कर दे, पर अपने पावर से। तभी वही लड़का यूकी की तरफ एक वार्निंग एरो शूट करता है, जिसमें लिखा गया था कि आगे बिल्कुल भी मत बढ़ना, नहीं तो अगली एरो तुम्हें लगेगी। और यूकी अब तक समझ चुकी थी कि कैसल में ही कोई है जो कि नहीं चाहता है कि वो और जेन एक साथ मिले, और यूकी ना डरते हुए एरो को लेकर जेन के पास जाने लगती है। पर वो लड़का अभी एम करा था, पर तभी वहाँ पर जेन आता है, जो कि यूकी को यहाँ पर देखकर शॉक हुआ था, क्योंकि उसे तो पता था कि यूकी यहाँ से जा चुकी है। जेन फिर एरो को देख लेता है और यूकी को पूरी बात बतानी पड़ती है कि उस पर एरो शूट किया गया था। जेन इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने हेल्प क्यों नहीं ली, तुमने गार्ड्स को क्यों नहीं बुलाया। यूकी बताती है कि कैसल में कोई है जो कि नहीं चाहता कि दोनों मिले, इसलिए यूकी उसे बात करने के लिए घूम रही थी। जेन इसके लिए मान जाता है, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नाम लेना, ऐसा कहता है। और जेन को भी पता है कि आखिर यह कौन हो सकता है, पर क्योंकि वो पूरा श्योर नहीं है, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता, और वो ये भी कहता है कि वो बहुत ही जल्दी दुश्मन बना लेता है। जेन फिर चलकर कीकी और मिसविदे से एक हेल्प मांगता है, और अभी शाम को यूकी अकेले ही कैसल में खड़ी हुई थी, जिसे देख हारुका बात करने के लिए आते हैं, और वो यूकी को एक घुसपैठिया कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि घुसपैठियों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और वो यूकी को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ। पर यूकी कहती है कि उसे कैसल में इन्वाइट किया गया है, पर हारुका कहते हैं कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि उसे कोई कैसल में इन्वाइट करेगा, और हारुका उसे बार बार स्वॉर्ड को दिखाकर वार्निंग दे रहे थे। पर यूकी डरती नहीं और कहती है कि अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर होना नहीं चाहिए तो इस स्वॉर्ड का यूज कीजिए, और यूकी आगे बढ़ने लगती है। और क्योंकि हारुका सच्चाई जानते हैं कि वो जेन के गेस्ट है, उन्हें स्वॉर्ड को नीचे रखना ही पड़ता है। यूकी फिर उस लेटर के बारे में पूछती है। इतने में वो लड़का आगे आता है और कहता है कि उसका नाम है ओबी, और ये सब कुछ उसी का ही काम है, और वो अभी कहीं पर भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि उसे कीकी और मिसविदा ने पहले ही पकड़ लिया है। पर लॉर्ड हारुका कहते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने ही किया था प्रिंस के बारे में सोचकर। तभी जेन बाहर आता है और कहता है कि उनका तरीका गलत था, इससे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी, और वो लॉर्ड हारुका को फॉर्मली वॉर्न भी कर देता है कि जैसे आगे से ऐसा कुछ ना हो। और फिर ओबी भी कहता है कि वो आगे से यूकी को परेशान नहीं करेगा, और वो ये भी कहता है कि यह लड़की शायद आपकी मदद कर सकती है, और ओबी ये भी बताता है कि उसे यूकी पसंद है। और फिर ओबी को कीकी और मिसविदा अपने साथ ले चलते हैं, जिसके बाद यूकी जेन को कोर्ट हर्बलिस्ट के बारे में बताती है, जो एग्जाम देकर वो कैसल में ही जॉब पाना चाहती है, और फिर वो आंखों से आंखें मिलाकर जेन का एलाई बनकर उसे बात करना चाहती है। अभी नेक्स्ट सीन में गारक, जो कि एक मेन हर्बलिस्ट है, उन्हें रियू एक रिपोर्ट देता है, जो कि गारक को बहुत ही पसंद भी आया था।
और रियू छोटा हो सकता है पर वो भी एक कोर्ट हर्बलिस्ट है। वहीं पर ज़ेन को पता चलता है कि आज एक कोर्ट हर्बलिस्ट का एग्जाम है। यूकी एंटर करते हुए सोच रही थी कि अगर वो एग्जाम को क्लियर कर पाती है तो उसकी लाइफ आखिर कैसी हो जाएगी। अब पहुंचने के बाद यूकी को पता चलता है कि अभी उसके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, इसलिए वो हर्ब्स के गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पर वो रियू को देखती है जो कि कफ की मेडिसिन बना रहा था। पर वहाँ पर कुछ हर्ब्स मिसिंग थे जिसके बारे में यूकी बताती है। तो रियू बताता है कि उन्हें सनराइज के समय उठाना पड़ता है जिससे कि उनकी क्वालिटी ज्यादा होती है। और ये बात यूकी को इससे पहले पता नहीं थी। यूकी फिर ज़ेन से मिलती है जो पूछ रहा था कि क्या वो एग्जाम को लेकर नर्वस है। तो यूकी कहती है कि थोड़ी बहुत, पर वो वापस आएगी ऐसा कहती है। फिर एग्जाम का टाइम गाराक बताती है कि उनसे भी कोई एक हर्ब गार्डन 2 दिन तक मेंटेन करने को दिया जाएगा और फिर उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी और उन्हें इसका रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा। और अभी नेक्स्ट डे रात को ज़ेन 2 बजे यूकी का गार्डन देखने चलता है। यूकी यहाँ पर गार्डन को देखकर अमेज हो रही थी और उन पर वो रिपोर्ट भी बना रही थी। तभी ज़ेन को फील होता है कि यहाँ पर कोई तो है और वो सतर्क हो जाता है, पर यूकी उसे देख लेती है और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर जो भी कोई था वो दोनों को यहाँ पर लॉक कर देता है। ज़ेन डोर खोलने की बहुत ही कोशिश करता है पर वो डोर को बिल्कुल भी खोल नहीं पाता। और अगर सुबह दोनों को एक साथ देखा जाता है तो इससे यूकी के एग्जाम पर असर हो सकता है। यूकी फिर पूछती है कि वैसे वो यहाँ पर आया क्यों है। तो ज़ेन कहता है कि वो तो बस घूम रहा था। फिर दोनों गार्डन के बारे में बात कर रहे थे और यूकी कुछ अजीब नोटिस करती है कि कुछ फूल मुरझाए जा रहे हैं। और यूकी जब चेक करती है तो नीचे जो पानी आ रहा था वो बिल्कुल मीठा था पर ऊपर का पानी बिल्कुल नॉर्मल था, यानी नीचे वाले पानी में टॉक्सिन्स मिले हुए हैं पर ये ह्यूमंस के लिए हानिकारक नहीं होता है। जो जानने के बाद ज़ेन रिलीफ हुआ था क्योंकि यही पानी यूकी ने टेस्ट करी थी। पर अभी यूकी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उसे ढूंढने लग जाती है और उसे दिखता है कि यहाँ पर आगे के प्लांट के बदले यहाँ पर यूरा प्लांट को लगाया गया है। पर दोनों ही प्लांट बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं, तो जब तक उनमें फूल नहीं आता है उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है। और अगर यूरा प्लांट को गलत एनवायरनमेंट में लगाया जाता है जिससे कि टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जिससे कि बाकी सारे पौधे भी यहाँ पर मारे जाएंगे। इसीलिए यूकी कहती है कि उसे इन सभी को बाहर निकाल कर इन्हें फिर से रिप्लांट करना होगा जैसे कि इन्हें किया जाता है और उसके लिए एग्जाम से ज्यादा पौधे जरूरी हैं। और अभी इस काम में ज़ेन भी यूकी की पूरी मदद करता है और सुबह तक वो काम पूरा कर देते हैं। फिर गारक आती है और वो ज़ेन को इस हाल में देखकर वो बहुत ही शौक हुई थी। यूकी फिर बताती है कि यहाँ पर यूरा और आके के प्लांट मिक्स हो गए थे, इसलिए उसने पौधों को फिर से रिप्लांट कर दिया है जिसमें कि ज़ेन ने भी उसकी मदद करी है। पर यहाँ पर ज़ेन के आने की वजह से यूकी सॉरी भी कहती है क्योंकि ज़ेन तो प्रिंस है तो उसकी कोई भी गलती नहीं देखा जाएगा। और गारक ये भी कहती है कि अगर ज़ेन एक बार कहता तो यूकी को यहाँ पर यूं ही काम मिल जाता। पर ज़ेन कहता है कि अगर वो ऐसा कुछ करता तो यूकी दोबारा यहाँ पर कभी और नहीं आती। गारक फिर बताती है कि यूकी पास हो गई है और उसे कोर्ट हर्बलिस्ट के अप्रेंटिस के तौर पे चूज किया गया है। और वो ये भी बताती है कि टेस्ट ये किया गया था कि जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो यूरा और हकीकी के बीच में डिफरेंस को बता पाए। और अगर वो बस रिपोर्ट दे देती कि यहाँ पर गलत प्लांट्स लगाए गए हैं तो भी काम बन जाता। और ये टेस्ट का आइडिया रियू का था और गारक यूकी को रियू का सुपरवाइजर बनाती है जिसके अंडर यूकी सारा काम करना सीखेगी। यूकी को फिर रियू के केबिन में ले जाया जाता है और रियू क्लियर कर देता है कि उसे उसके नाम से ही बुलाया जाए क्योंकि वो अभी बच्चा है और सर बुलाने पर उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। यूकी फिर कुछ हर्ब्स को देती है जिन्हें कि सुबह पिक करना अच्छा रहता है जैसा कि रियू ने कहा था और ये हर्ब्स रियू को चाहिए भी होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी और वह यहाँ पर कुछ मेडिसिन लेने आया था। पर रियू और वो आदमी एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं और रियू कहता है कि अच्छा होगा अगर वो गारक के पास जाए। और वो आदमी भी रियू से ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि रियू बस टॉक्सिन्स को लेकर रिसर्च करता रहता है और वह पेशेंट्स पर इन्हीं का ही टेस्ट करता है। पर इससे यूकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि आखिर वो ऐसा कुछ कैसे बिना किसी प्रूफ के कह सकता है। रियू फिर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करना नहीं चाहिए। तो यूकी कहती है कि बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो और फिर यूकी गारक को बुलाने जाती है। पर इसे रियू बहुत ही ज्यादा शौक हुआ था क्योंकि उसे कोई बेवकूफ़ नहीं कहता है। तभी ज़ेन भी आया था और यू कहता के साथ यूकी उस पर गुस्सा है और क्योंकि रियू का नेचर बहुत ही ज्यादा साई टाइप का है वो खुलकर किसी से भी बात नहीं कर पाता है। पर ज़ेन कहता है कि उसे यूकी से खुलकर ही बात करनी होगी ताकि वो चीज़ों को क्लियर कर सके। वहीं पर यूकी को गारक से ज़ेन की मेडिकल हिस्ट्री मिलती है क्योंकि यूकी ही ज़ेन के आसपास हमेशा रहती है तो ज़रूरत के समय यह काम आ सकता है। और फिर यूकी रिकॉर्ड्स को पढ़ने लग जाती है जिसमें कि इंजरी स्क्रैचेस हर किसी के बारे में ही लिखा गया था और ये भी कि कैसे उस पर पॉइजन का टेस्ट किया गया था
और जैन ने भी कहा था कि वह पॉइजन के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। और इसमें यह भी लिखा गया था कि यह सब करते हुए उसे कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो पढ़कर यूकी रोने लग जाती है। और ये चीज रियू देख लेता है, जो कि उसे बात करने के लिए आया था, और वह जैन को इसके बारे में बताता है कि यूकी किसी वजह से रो रही है। और जैन भी जल्दी से जाता है कि आखिर क्या हुआ है, और वो देखकर समझ आता है कि आखिर यूकी क्यों रो रही है। पहले वो यूकी को गले से लगाता है और उसे शांत करता है। यूकी फिर उसके बाद रियू के पास आती है और बताती है कि वह गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, और वह फिक्र करवाने के लिए उसे माफी भी मांगती है। और रियू भी यूकी को लाइक करने लगा था, जो देखकर जैन को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में जैन, कीकी और मिसुइदे एक फोर्ट लेक्सडो की ओर जा रहे थे, और यूकी भी उनके साथ ही आई हुई है, क्योंकि उसे भी एक टाउन से कुछ हर्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। वो फिर पहले यूकी को ड्रॉप करते हैं, और जैन उसे केयरफुल रहने कहता है, और यूकी भी। और फिर वो तीनों फोर्ट लेक्सडो पहुंचते हैं, पर यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं था, और क्योंकि बहुत समय से यहाँ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही है, इसलिए वो तीनों यहाँ पर चेक करने के लिए आए हुए हैं। और बहुत आवाज लगाने के बाद एक वॉच गार्ड सूखा बाहर आता है, जिसकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तब ओबी, जो कि अभी जैन के लिए काम कर रहा है, बताता है कि अंदर सभी सोल्जर सोए हुए हैं। और जैसे ही जैन अंदर जाने लगता है, सूखा मना करता है, कहता है कि इसे फोर्ट पर किसी मायावी स्पिरिट का राज है। सूखा बताता है कि यह सब कुछ 20 दिनों पहले शुरू हुआ था। एक एक करके सभी लोगों में ही अजीब सिम्टम्स देखे जाने लगे, जैसे ही कमजोरी होना, दिखाई ना देना और बेहोश हो जाना। और जो डॉक्टर उन्हें देख रहे थे, उनकी कंडीशन भी अभी खराब हो गई है, पर सूखा की कंडीशन उनसे बेहतर है, पर इतनी भी नहीं कि वो चलकर इसके बारे में किसी को बता पाता। और वो जैन को बाहर जाने कह रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैन की तबीयत यहाँ पर रहने की वजह से खराब हो जाए। पर जैन कहता है कि वो सनसेट तक अंदर ही रहेगा, और वो मिसुइदे को बाहरी गार्ड पर रखता है। और फिर वो कीकी के साथ रूम्स को चेक करने लग जाता है, ताकि उसको इसका रीजन क्या है इसके बारे में कुछ पता चल सके। पर वो इसी चक्कर में देख पाते हैं कि यहाँ पर आर्मरी से सारा का सारा सामान गायब है, यानी कि किसी ने इसी का फायदा उठाकर सब कुछ चुरा लिया है। तो ओबी कहता है कि चलो उन बैंडेड्स को ढूंढकर उन्हें पकड़ते हैं। पर जैन कहता है कि उनके लिए सोल्जर्स की लाइफ ही ज्यादा कीमती है, इसलिए वो पहले सोल्जर्स को ठीक करने के बारे में देखेंगे। तब कीकी कहती है कि उन्हें यूकी को बुलाना चाहिए, हो सकता है कि वो उन्हें देखकर कुछ बता सके। और मिसुइदे यूकी को लेने चलता है। और अभी नेक्स्ट सीन में शाम होने जा रही थी, और तभी ओबी पूछता है कि कीकी बिना किसी डर के जैन को अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में बताती है। पर मिसुइदे क्यों कभी अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता है, पर कीकी इस पर कुछ भी नहीं कहती। और इतने में मिसुइदे यूकी को लेकर आ जाता है। यूकी पहले सूखा की पट्टी वगैरह कर देती है, और वह उसे पूरी जानकारी लेने लगती है। सूखा बताता है कि उसका काम है बाहर वॉच रखना, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं पता है। और फिर उसे ट्रीट करने के बाद यूकी जैन को बाहर जाने कह रही थी, क्योंकि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। पर जैन यहाँ से बाहर ना जाने के बहाने देने लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर यूकी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। पर मिसुइदे कहता है कि जैन ने खुद ही कहा था कि वो यहाँ पर सनसेट तक ही रहेगा, और उसे अपने पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर जैन यूकी को सॉरी कहकर बाहर आ जाता है, और दोनों भी बाहर बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और ओबी बड़ा ही हैरान हुआ था कि जैन ने मिसुइदे की बात मानी है। तो कीकी कहती है कि जैन बस मिसुइदे की बातें ही मानता है। और अभी रात को यूकी सभी को ट्रीट करने के बाद फिगर आउट करने में लगी हुई थी कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सूखा तभी उठकर आता है ये पूछने की क्या वो कुछ मदद कर सकता है। तभी यूकी का सर चकराने लग जाता है। उसे लगता है कि क्या इसका असर सभी लोगों पर अलग अलग होता है। यूकी ये चीज नोटिस करती है कि सूखा अभी ठीक है, और वो पहले भी सभी लोगों से बेहतर ही था, क्योंकि वो बाहर वॉच रखता है। और यूकी देखती है कि यहाँ पर जो भी आग से ज्यादा दूर है, वो पहले से ज्यादा बेहतर फील कर रहे हैं। और यूकी समझ आती है कि प्रॉब्लम इन लकड़ियों में है, जिन्हें वो लेकर बाहर आ जाती है। और वो जैन को भी पूरी बात बताती है कि आखिर क्या क्या हुआ है। और सूखा बताता है कि ये लकड़ियाँ कुछ मुसाफिर उन्हें देकर गए थे, जिन्हें की इनकी जरूरत नहीं थी। और जैन देखता है कि यूकी यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, और वो इसकी तारीफ भी करता है। और वो यूकी को यहीं पर कुछ और दिन रहकर सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए भी कहता है। और अभी कुछ दिनों में सोल्जर्स पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर फील कर रहे थे। तभी मिसुइदे आकर बताता है कि उन्हें लेक्सडो बेस्ट कुछ बैंडर्स के बारे में पता चला है, और उन्हें उन लोगों पर शक है। और ज्यादा जानकारी के लिए ओबी जाता है। और यहाँ पर अभी किचन में यूकी मेडिसिनल हर्ब का यूज करके खाना प्रिपेयर कर रही थी। और सूखा बता रहा होता है कि शायद जैन इस फोर्ट से बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस होगा, और वो शायद कभी यहाँ पर वापस आएगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग तो किसी काम के है ही नहीं। पर जैन अभी तक यहाँ पर बहुत बार आ चुका है, पर शायद अभी तभी यूकी कहती है कि चिंता मत करो, जैन आएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर मजा आता है। अब नेक्स्ट सीन में यूकी थोड़ी बैठी थी कि जैन आता है और बताता है कि सोल्जर सभी काम करना शुरू कर चुके हैं, और वो यूकी को इसके लिए शुक्रिया कह रहा था। पर अभी जैन के जाने के बाद हम देखते हैं कि यूकी की कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि उसे बहुत दिनों से ठीक से नींद नहीं मिल पा रही।
और फिर थोड़े समय के बाद ओबी वापस आ चुका था और वो देखता है कि यूकी रिपोर्ट्स को लेकर कहीं पर जा रही है, पर वो लड़खड़ाने लग जाती है। पर ज़ेन ने तो उसे यूकी के पास जाने से भी मना किया है। पर वो जब देखता है कि यूकी गिरने वाली है तो ओबी बिना कुछ सोचे जाकर उसे बचाता है। ओबी फिर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो यूकी कहती है कि तुमने मेरी मदद करी है तो मैं आखिर डरूं क्यों? और यूकी इस बारे में किसी को बताने से भी मना करती है कि वो गिर रही थी। दूसरी ओर कुछ सोल्जर्स ज़ेन को बताते हैं कि वो भी पेट्रोलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बातों बातों में मेडिसिन के बात उठती है और क्योंकि अभी यहाँ पर 3 शिफ्ट हो रहे हैं, सोल्जर्स हर 8 घंटे में उठते हैं और यूकी तब उनके लिए बिल्कुल फ्रेश मेडिसिन प्रिपेयर करती है। और यहाँ पर उन्हें रियलाइज होता है कि यूकी को बिल्कुल सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा। ज़ेन फिर यूकी के पास जाता है और उसे बेड पर आकर बैठने को कहता है और फिर कहता है कि उसे 60 सेकंड तक आंखें बंद करके रखनी होगी और बस 5 सेकंड में ही यूकी को गहरी नींद आ जाती है। और ज़ेन भी यहाँ पर यही करने आया था। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ओबी बताता है कि उसे बैंडेज का ठिकाना मिल चुका है और वो चारों जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचते हैं। पर बस 4 को देखकर वो बैंडेज हंस रहे थे कि आखिर वो क्या ही कर पाएंगे और वो कीकी को देखकर लार भी टपका रहे थे। ज़ेन फिर मिसूदे और कीकी की तारीफ करता है कि वो उनके ऊपर कितनी ज्यादा डिपेंड करता है और फिर वो चारों मिलकर बैंडेज की खटिया खड़ी कर देते हैं और फिर सारा का सारा सामान लेकर वो वापस भी आ गए थे। ज़ेन फिर यूकी के पास आता है जो कि अभी उठ गई थी और ज़ेन उसे सॉरी कहता है कि उसने यूकी के कंडीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और ये उसे की ही गलती थी। पर यूकी ने यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो उसके लिए उसे शुक्रिया कहता है और उसे किस भी करता है और कहता है कि इस बार तुम मेरी ड्राइविंग फोर्स थी। तो यूकी कहती है कि मैं जब से तुमसे मिली हूँ तब से तुम ही मेरे ड्राइविंग फोर्स हो। और फिर 1-2 दिन में ही वो वापस फोर्स से कैसल आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में यूकी वापस आ चुकी थी पर गाराक उसे आज की छुट्टी दे देती है ताकि वो रेस्ट कर सके क्योंकि रेस्ट भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। गाराक फिर बात कर रही होती है कि क्या यूकी को प्रिंस इजाना के बारे में पता है। और अभी नेक्स्ट डे यूकी बिल्कुल यूनिफॉर्म में थी और वो बहुत ही प्यारी भी लग रही थी और ज़ेन भी उसे देखकर यही कहता है। ज़ेन फिर बताता है कि वो लेग्सडो इंसिडेंट की वजह से अभी थोड़ा बिजी रहेगा तो वो हमेशा कुछ दिनों की तरह मिल नहीं पाएंगे और इसे दोनों ही दुखी थे पर इसके बारे में कोई भी एक दूसरे को बता नहीं पाता। ज़ेन फिर वहाँ से आने के बाद लेग्सडो इंसिडेंट को लेकर काम कर रहा था और अभी नेक्स्ट उन्हें आर्काइव्स जाना है। पर वो जब भी जा रहे थे वो नोटिस करते हैं कि आज पैलेस में बहुत ही ज्यादा गार्ड्स हैं और तब ज़ेन दूसरी ओर जाने लगता है। वो भी वहीं पर बैठे बैठे बहुत ही बोर हो रहा था क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम है ही नहीं। पर तभी कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता है जिससे कि उसके चेहरे पर एक छोटा सा चोट लग गया था। पर ओबी को पता नहीं चल पाता है कि आखिर वो कौन है। यहाँ पर ज़ेन को आगे जाने दिया नहीं जाता है पर रीजन क्या है गार्ड्स बता नहीं पाते और वो काफी ज्यादा डरे भी हुए थे। ज़ेन गुस्से में वहाँ से अपने ऑफिस में चला आता है और वो ओबी को बुलाता है पर वो फेस में लगे चोट को देखकर पूछ रहा था कि चोट कैसे लगी। इतने में एक अटेंडेंट आकर उसे एक लेटर देता है जो पढ़कर ज़ेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो ओबी को यहीं पर रहने को कहकर कहीं पर निकलता है। इस तरफ यूकी को भी बताया जाता है कि उसे प्रिंस बुला रहे हैं और यहाँ पर ज़ेन आया था अपने बड़े भाई और फर्स्ट प्रिंस इजाना से मिलने। उसके बुलाने पर ज़ेन पूछता है कि उसने अपने रिटर्न के बाद क्यों नहीं बताई तो इजाना कहता है कि वो देखना चाह रहा था कि आखिर ज़ेन कैसल में कितना ध्यान देता है और उसे बिना बताए उसके रिटर्न के बाद पता चल भी पाती है या नहीं। इतने में यूकी को साइड वाले डोर से अंदर लाया जाता है पर उसे आवाज करने से बिल्कुल मना किया जाता है और बातों को सुनकर यूकी समझ आती है कि यहाँ पर एक आवाज तो ज़ेन की है पर दूसरी किसकी है, पर जो भी है वो उसे हायर रैंक का है। और अभी लेग्सडो में जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में बातें हो रही थी। इजाना फिर ओबी के बाद भी करता है और पत्थर उसने ही मारी थी ये सोचकर कि वो कोई जंगली होगा। इजाना फिर पूछता है कि उसने फोर्ट के सोल्जर्स को पनिशमेंट दी कि नहीं क्योंकि उन्होंने जो लापरवाही करी थी इसे फोर्ट उनके हाथों से जा सकता था। पर ज़ेन मना करता है, कहता है कि वो सभी बीमार हो गए थे जिस वजह से वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए। तो इजाना कहता है तो फिर ज़ेन को ही लेग्सडो इंचार्ज से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है क्योंकि इसके पनिशमेंट किसी को तो मिलनी होगी। और अभी ज़ेन सोच में पड़ गया था कि वो क्या कहेगा पर वो फिर बात को मान लेता है। इजाना फिर यूकी को बाहर लाता है और ज़ेन को कहता है कि तुम अभी जा सकते हो और क्योंकि ज़ेन उसे मना नहीं कर सकता है उसे जाना ही पड़ता है। पर जाने से पहले वो यूकी को कहता है कि मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। यूकी फिर कहती है कि तो अब ज़ेन के बड़े भाई हैं। इजाना इस पर हंसने लग जाता है क्योंकि कोई भी उसे ऐसे एड्रेस नहीं करता है। इजाना फिर उसे फूल देता है और कहता है कि उसने सुना है कि यूकी ज़ेन की करीबी और बहुत ही पसंदीदा है और उसने उसे कैसल में इसलिए रखा है मतलब कि उसके पास कोई ना कोई बहुत ही ज़रूरी स्किल होगी। पर यूकी बता नहीं पाती है कि उसके पास कोई स्किल है भी या नहीं। तो इजाना कहता है कि अगर ज़ेन ऐसे ही किसी भी रंग बिरंगी बालों वाले लड़की को यहाँ पर ले आता है जो कि दूसरे कंट्री की भी है तो वो बस आगे चलकर एक बहुत ही बेकार प्रिंस ही कहलाएगा।
यहाँ पर जेन और बाकी सब बहुत ही परेशान थे कि आखिर उसने यूकी को क्यों बुलाया होगा। और अभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि राज कैसल आया हुआ है क्योंकि इजाना ने ही उसे इन्वाइट किया है ताकि वो दोनों कंट्रीज के रिलेशन को बेहतर कर पाए। और राज को यहाँ पर वेलकम जेन करता है, जिसे देख राज की बिल्कुल फट गई थी। अंदर से भी बातें वगैरह कर रहे होते हैं और फिर इजाना आता है और राज को कहता है कि चलो गार्डन चलकर बातें करते हैं। और यहाँ पर यूके छुपकर देखने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ओबी वहाँ पर आता है और पूछता है कि तुम तो टनबरन के हो ना, तो क्या तुम्हारे और राज के बीच में कुछ हुआ था। और फिर वो यूकी को चुपके से गार्डन के पास ले चलता है ताकि वो उनके बातें सुन सके। इजाना कहता है कि तुम दोनों तो पहले मिल चुके हो ना, तो क्या बातें की थी। जेन कहता है कि बस ऐसे ही मिले थे, ज्यादा बातें नहीं हुई है। इजाना फिर यूकी के बात उठाता है, कहता है कि उसने सुना है कि राज उसे लाइक करता था पर यूकी ने उसे छोड़ दिया, पर अगर वो चाहे तो वो दोनों की यहाँ पर मीटिंग रखवा सकता है। पर ये सुनकर तो राज की बिल्कुल फटी पड़ी थी क्योंकि जेन ने तो उसे यूकी के पास जाने से भी मना किया है। जेन तभी इसका विरोध करता है और कहता है कि आखिर इजाना पुरानी बातों को सामने क्यों ला रहा है। पर इजाना कह रहा था कि हो सकता है कि यूकी वापस अपने घर जाना चाहती हो। यहाँ पर यूकी यह बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो गई थी और फिर वो कहती है कि उसका ब्रेक खत्म हो चुका है तो उसे वापस काम पर जाना होगा। पर वो जाते हुए भी सोच रही थी कि अगर उसे वापस जाने कहाँ जाता है तो वो क्या करेगी। पर यहाँ पर राज इस ऑफर को मना कर देता है, कहता है कि उसने यूकी को खुशी खुशी उसकी इच्छाओं को सपोर्ट किया था और यूकी जहाँ पर भी रहना चाहती है राज उसे बिल्कुल अलाउ करता है। पर जब इजाना इंसिस्ट कर रहा था कि राज को बातें कर ही लेना चाहिए, राज जेन के डर से कहता है कि उसने सुना है कि जेन यूकी को अपना फियांसे मानता है और वो इसलिए यूकी से मिलना नहीं चाहता है। और ये सुनकर तो सभी का ही मुंह खुला का खुला रह गया था। जेन कहता है कि यहाँ पर आना जरा, मुझे कुछ बात करनी है। और वह पूछता है कि तुमने ऐसा आखिर क्यों कहा। तो राज कहता है कि ताकि उसे यूकी से मिलना ना पड़े, नहीं तो जेन उसके गुद्दे तोड़ देगा। और वैसे भी जेन और यूकी एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस बात को जेन भी मना नहीं कर पाता है। पर राज ये भी कहता है कि अगर जेन यूकी को नहीं अपनाता है तो वो यूकी को अपने पास रखने के लिए बिल्कुल रेडी है क्योंकि यूकी को पॉइजन एप्पल वाली चीज पता है और वो नहीं चाहता है कि इसके बारे में किसी और को पता चले। जेन बताता है कि उसने यूकी पर नजर रखने के लिए उसे कैसल में नहीं रखा है और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि यूकी आगे चलकर हमेशा ही उसके साथ रहेगी भी। और फिर जेन वहां से वापस आता है और सभी के सामने क्लियर करता है कि वो यूकी को अपने फियांसे नहीं मानता है और ना ही उसने इसके बारे में यूकी से कोई बात करी है। और अभी शाम को यूकी अपना काम पूरा करने के बाद रूम वापस जा रही होती है और अभी तक गार्डन पार्टी भी खत्म हो चुकी है। पर यूकी सोच रही थी कि अगर उसे यहाँ से वापस जाने कहाँ जाता है तो आखिर वो क्या करेगी। वो तभी जेन और हारुका को बात करता हुआ देखती है और जेन से बात करने के बारे में भी सोचती है पर वो हिम्मत नहीं कर पाती। पर फिर यूकी को याद आता है कि आखिर वो इस कंट्री में आखिर किस लिए आई थी, ताकि जेन यहाँ पर कैसे रहता है वो देख सके। और फिर यूकी भागी भागी जेन के पास जाती है उसे बात करने, पर तब तक जेन वहाँ से जा चुका था। पर जेन फर्स्ट फ्लोर में था। जेन कहता है कि रुको मैं नीचे आता हूँ, पर यूकी इतना वेट नहीं कर सकती थी। वो तो पेड़ चढ़कर डायरेक्ट जेन के पास आ जाती है और बताती है कि उसे लग रहा था कि आज वो जेन से मिल नहीं पाएगी। फिर वो जेन को हक करती है और वो रो रही थी। जेन पूछता है कि क्या वो इजाना की वजह से रो रही है, क्या उसने कुछ कहा। यूकी बताती है कि शायद उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि उसे जेन के स्टेटस के बारे में ध्यान रखना चाहिए। जेन इसके लिए सॉरी कहता है और ये भी कहता है कि वो अपने बड़े भाई पर गुस्सा नहीं हो सकता है और यूकी भी इस बात पर गुस्सा नहीं होती है क्योंकि वो ये तो नहीं चाहती है कि जेन जाकर अपने भाई को पीटे। जेन फिर बताता है कि वो खुद के बारे में और अपने भाई इजाना के बारे में कुछ बातें बताना चाहता है। इजाना हमेशा से ही उससे एक कदम आगे रहा है। इजाना जब 17 साल का हुआ था उसने अपने लिए एक कैसल बनाने की बात करी थी और वो भी लीडो और सुई के बीच में, जिनके लॉर्ड्स के बीच में हमेशा एक फ्यूड चलता हुआ आया है। पर तभी इजाना का फैसला कोई भी समझ नहीं पाया था कि आखिर वो ऐसा कुछ क्यों कर रहा है। पर क्योंकि कैसल दोनों के बीच में बन रहा था तो दोनों ही लॉर्ड्स इजाना को अपने ओर लाने की कोशिश में लग गए थे और वो ये करने के लिए उसे भर भर के गिफ्ट्स और पैसे भेज रहे थे, जिनको कि खुशी खुशी इजाना भी एक्सेप्ट कर रहा था और वो उन्हीं का ही इस्तेमाल कैसल को बिल्ड करने के लिए कर रहा था। कुछ समय के बाद लीडो और सुई से 2 रिटर्नर्स आते हैं जो कि छुपकर आए थे और वो ये बात बताने आए थे कि इजाना को जो फंड हो रहा है उसके लिए दोनों लॉर्ड्स अपने लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, इसलिए इजाना को इसका कुछ करना चाहिए। पर इजाना ने कहा कि वो क्या कर सकता है, उन दोनों को जाकर अपने अपने लॉर्ड से बात करनी चाहिए। और पूरे कैसल में बात होने लग गई थी कि इजाना एक बास्टर्ड है जिसके लिए सब कुछ बस एक खेल है। और जेन को भी ये बातें पता चली थी और वो इजाना से बात करने के लिए गया हुआ था। और अब तक जो 2 लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए हुए थे उन्होंने यह बात अपने लॉर्ड के सामने करी थी, जिसके बाद दोनों को ही निकाल दिया गया है। इजाना फिर जेन को अपने साथ लेकर चलता है और कहता है कि चलो कैसल देखकर आते हैं।
उसने वहाँ पर दोनों ही लॉर्ड से अलग अलग बात करी थी और दोनों को ही सेम बातें कही थी कि तुम्हारा राइवल मुझे फंड करने के लिए अपने लोगों को लूटने में लगा हुआ है और ऐसा काम कोई गवारी कर सकता है जो कि अपने लोगों को ही लूटेगा। इसके बाद दोनों ही लॉर्ड्स ने ऐसे सामने से पैसे कलेक्ट करना बंद कर दिया, पर उन्होंने और भी ज्यादा भयंकर मेथड्स का यूज करना शुरू कर दिया था और इजाना को शक था कि वो दोनों कुछ ऐसा ही करेंगे। इसलिए इजाना ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई और दोनों को वहां से निकाल दिया। और जो दो लोग यहाँ पर उसे बात करने के लिए आए हुए थे उन दोनों को ही इजाना ने नेक्स्ट लॉर्ड अपॉइंट कर दिया, क्योंकि इजाना का कहना है कि जो लॉर्ड्स अपने लोगों को कमजोर करने में लगे रहते हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। और जितने पैसे दोनों ही लॉर्ड्स ने इजाना को दिए थे इजाना ने सारे के सारे पैसे वापस कर दिए, क्योंकि इजाना ने उन पैसों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था अपने कैसल बनाने में। और ये सारी बातें होने के बाद ज़ैन ने आकर इजाना से माफी मांगी थी कि उसने इजाना को गलत समझा था, पर ज़ैन ने यह भी कहा था कि जिन लॉर्ड्स को निकाला गया है वो शायद इजाना के ऊपर गुस्सा होंगे और वो किसी तरह अपना गुस्सा इजाना के ऊपर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो इजाना भी कहता है कि ऐसा हो तो सकता है कि वह मुझ पर कभी अटैक करने की कोशिश भी करे, और अगर तभी मेरे पास कोई भी शील्ड नहीं होगा तो तभी जाकर लोगों को पता चलेगा कि आखिर मैं किस तरह का आदमी था। इजाना फिर ज़ैन को यह भी बताता है कि उसे अपने आसपास के लोगों को ये समझा देना होगा कि वो एक किंग का बेटा है, पर उससे पहले उसे ये बात खुद समझनी पड़ेगी। तब ज़ैन इजाना के बातों से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ था कि वो इजाना की तरह ही बनना चाहता था। ज़ैन बताता है कि राज ने पार्टी में कुछ ऐसा कहा है जैसे यूकी लोगों के अटेंशन में आ गई है और वो उसे फियांसे वाली बात बता देता है, पर यूकी तो इससे श्योर हो गई थी कि उसे अब यहाँ से निकाला नहीं जाएगा और लोग उसे कैसे भी क्यों ना देखे, क्या कहे, उसे कोई परवाह नहीं है। ज़ैन फिर उसे हक करता है और कहता है कि चीजें आसान नहीं होंगी, पर उसे अपने चुने हुए पाथ को फॉलो करते रहना होगा। और अभी नेक्स्ट डे ज़ैन और यूकी की बातें फैलने लग गई थी। हर दूसरा आदमी इसी के बारे में ही बातें कर रहा था, पर वहीं पर राज आज कैसल टूर पर निकला हुआ है और अभी उसे मेडिकल बिल्डिंग्स देखने जानी है। पर राज इस चीज को अवॉइड करना चाह रहा था क्योंकि वहां पर यूकी होगी और दोनों का आमने सामने आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ज़ैन तो है ही उसके गुद्दी चटकाने के लिए। इसलिए राज पहले अपने अटेंडेंट साकागी को रूम्स चेक करने भेजता है, जिसके बाद वह उस रूम में जा रहा था और वैसे ही पूरे टूर को कंप्लीट करता है। ज़ैन वहीं पर काम कर रहा था, पर थोड़ा टाइम मिलने पर ज़ैन इजाना से मिलने जाता है। वहीं पर राज अभी साकागी के साथ घूम रहा था, पर तभी उसे पेट में दर्द होने लगता है जो कि कल से ही हो रहा है, और राज ये चीज पता लगने देना नहीं चाहता है। इससे यहाँ के लोगों को लगेगा कि राज बहुत ही कमजोर है, इसलिए साकागी जाता है उसके बदले मेडिसिन लाने। यहाँ पर यूकी एक मेडिसिन लेकर गारा के पास जा रही थी, और जैसा कि ज़ैन ने कहा था हर तरफ उसकी और ज़ैन की बात ही हो रही थी। ज़ैन यहाँ पर इजाना से मिलने आया हुआ था, पर इजाना कहता है कि चलो चलकर एक डुएल करते हैं, और वो डुएल करते हुए बातें करेंगे। और फाइट के दौरान हम ज़ैन और इजाना के बीच में जो डिफरेंस है वो भी देख पाते हैं। और इसी दौरान ज़ैन इजाना से पूछता है कि वो यूकी को एक न्यूसेंस की तरह ट्रीट क्यों करता है। उसने तो यूकी को एक बार जानने की भी कोशिश नहीं की है। इजाना कहता है कि उसके पास इसके लिए टाइम नहीं है, और उसे बहुत ही अच्छे से पता है कि ज़ैन उसे कितना ज्यादा लाइक करता है। पर ज़ैन के सामने हजारों लड़कियां हैं जिनके पास हाई स्टेटस है, पर अगर ज़ैन यूकी को चूज करता है जिसके पास बस लाल रंग के बाल हैं, तो लोग उसे और यूकी को नीचे नजरों से देखेंगे। पर ज़ैन कहता है कि यूकी सबकी गलतफहमी दूर कर देगी और यूकी की वजह से उसके ऊपर भी कोई गलत इम्पैक्ट नहीं होगा। राज को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और तभी वो और यूकी आमने सामने आ जाते हैं, पर राज बड़ी मुश्किल से ठीक दिखने की कोशिश कर रहा था और वहां से निकलने की सोचता है, पर दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि वो चल भी नहीं पाता। पर तभी वो यूकी के पास मेडिसिन देख लेता है और उसे लगता है कि यही पेट दर्द का मेडिसिन है, और वो उसे पीने लगता है, पर यूकी उसे पीने नहीं देती क्योंकि ये चोट में लगाने की दवाई है। यूकी फिर ये भी कहती है कि वो एक विजिटिंग प्रिंस है, तो उसे अपना ख्याल रखना चाहिए और एक मर्द बनना चाहिए जिसको देखकर यूकी कह सके कि ये मेरे होमलैंड का प्रिंस है। और राज ने सोचा नहीं था कि कभी यूकी ऐसा कुछ भी उसके लिए कहेगी। तभी साकागी आता है जो कहता है कि राज को खुद वहां पर जाना होगा क्योंकि वो बिना के कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। फिर दोनों के जाने के बाद यूकी सोच रही होती है कि अभी उसे गारक से डांट पड़ेगी क्योंकि मेडिसिन यहाँ पर खराब हो गई है, पर इजाना कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने सारी चीजें यहाँ पर देखी है। और वो ये भी कहता है कि यूकी राज के साथ ज्यादा सूट करती है, पर यूकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि उसका वापस टनबरन जाने का कोई मन नहीं है, और वो ये भी बताती है कि वो खुद को प्रूव करके रहेगी। इजाना फिर पूछता है कि क्या तुम्हें इस कैसे में रहना बुरा नहीं लगता है, तो यूकी कहती है कि इस कंट्री में वो ज़ैन से मिली थी तो उसे यहाँ का कुछ भी खराब नहीं लगता है। तो इजाना कहता है कि ये यूथ सच में बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। और फिर शाम को सभी राज को सी ऑफ करते हैं और वह वापस टनबरन लौट जाता है।
और अभी अगले सीन में बारिश रुक चुकी होती है और अभी सही समय है रोका फ्रूट को कलेक्ट करने का और यूकी दोनों चलते हैं इसे कलेक्ट करने। यहाँ पर ओबी कुछ दिनों के बाद कैसल वापस आया था और जेन उसे यूकी का अटेंडेंट बनने का काम देता है। क्योंकि फियांसे वाली बात अभी बहुत ही ज्यादा फैलने लगी है तो हो सकता है कि कुछ फैमिलीज यूकी के खिलाफ कुछ प्लान कर रही हो, इसलिए ओबी को हमेशा यूकी के साथ रहना होगा। और फिर कीकी ओबी को लेकर यूकी के पास आती है और उसे पूरी बात बताती है कि आखिर क्या है, और गारक ने भी इसके लिए परमिशन दे दी है। पर यूकी जब चाहे वो ओबी को हटा भी सकती है और अभी ओबी भी आकर उनके रोका फ्रूट्स को लेने में मदद करता है। और फिर वहां से रोका फ्रूट कलेक्ट करने के बाद वो गारक के पास जा रहे थे और ओबी ये कह रहा होता है कि तुम प्रिंस के फ्रेंड हो और उसी के साथ ही तुम इस कैसल में एक हर्बलिस्ट हो, तो तुम्हें इस मोमेंट को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तब जेन और मित्सुई दोनों को जाता हुआ देख रहे थे, पर तभी ओबी कहता है कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर जेन एक प्रिंस ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। यूकी गुस्से में कहती है कि यह फिर से मत कहना, नहीं तो ये मेरे लिए एक इंसल्ट होगा। फिर वो आकर गारक को रोका फ्रूट दे देते हैं और गारक उन्हें 6 महीने फर्मेंट हुआ रोका टेस्ट करने देती है, जो कि बेसिकली एक एल्कोहल है, जो पीने के बाद गारक और ओबी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। पर यूकी का तो सर ही चकराने लग गया था। जेन उसी बात को सोचे जा रहा था कि अगर जेन एक प्रिंस ना होता। और तभी हमें पास्ट में पता चलता है कि इजाना ने ही मित्सुई को जेन का अटेंडेंट अपॉइंट किया था उसका मर्जी ना होने के बाद भी। और क्योंकि कोई अनजान हमेशा ही उसके आसपास होगा, उस पर नजर रखेगा, ये जेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए जेन बस मित्सुई से दूर जाने की कोशिश में लगा रहता था और वो छुपकर अपने एक दोस्त अटोरी से भी मिलने जाता है। और जेन उसे मित्सुई के बातें भी बताता है कि वो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल रहने लगा है। पर एटोरी कहता है कि वो ये बातें समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बस एक ऑर्डिनरी आर्चर है। और फिर दोनों यहाँ पर बहुत ही मजे कर रहे होते हैं, पर तभी मित्सुई उन्हें ढूंढते हुए आ रहा था और ये देखकर एटोरी छुप जाता है। और अभी कैसल में आने के बाद मित्सुई पूछता है कि क्या वो आपका दोस्त था। जेन कहता है कि क्या तुमने उसे देखा, पर नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, मुझे दोस्त बनाने की परमिशन नहीं दी गई है। और वो मित्सुई को उसके मामले में बात करने से मना कर देता है। पर मित्सुई कहता है कि ऐसी बातें मत करो, इससे तकलीफ होती है। और जेन भी बातों को समझता है और माफी भी मांगता है। और मित्सुई समझ चुका था कि जेन का दिल कितना ज्यादा अच्छा है। और अभी अगले सीन में जेन फिर से एटोरी से मिलने के लिए आया हुआ था और वो भी चुप कर, और वो फिर से मित्सुई की बातें कर रहे होते हैं। और जेन उसे एक सैंडविच भी देता है जो कि एटोरी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, पर जेन को इतना भी नहीं क्योंकि वो तो ये सब कुछ खाता रहता है। और फिर दोनों थोड़ी बातें वगैरह कर रहे होते हैं और एटोरी बताता है कि उसे अभी नाइट शिफ्ट में रखा गया है, तो क्या जेन उससे देर रात को भी मिलने आ सकता है। तो जेन हाँ कहता है। और ये बातें मित्सुई ने सुन ली थी और ये बातें वो इजाना को बताता है। और ये भी कि उसे एटोरी थोड़ा अजीब लगता है और क्योंकि उसे कैसल में ज्यादा अंदर आना मना है तो जेन ही खुद बाहर जाता है उसे मिलने। इजाना मित्सुई को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। और अभी एक रात को जेन छुपकर एटोरी से मिलने जाता है, पर वो पहुंचकर देखता है कि यहाँ पर एटोरी इंजर्ड है, जो कि क्या था कुछ बैंडिट्स ने जो कि एटोरी के साथ ही हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि एटोरी जेन का दोस्त हो गया है और वो जेन का साइड ले लेगा। पर एटोरी कहता है कि वो तो दोस्त बनने का नाटक करा था और वो नाटक के चक्कर में अपना मकसद को भूल नहीं सकता है। तभी मित्सुई वहां पर आ जाता है जेन को बचाने, पर बैंडिट्स कहते हैं कि उन्हें इजाना से बात करनी है और वो जेन को रिटर्न करने के बदले पैसे लेंगे। पर तभी इजाना वहां पर आता है और बैंडिट्स उसे धमकाने लग जाते हैं और बैंडिट्स ये भी बताते हैं कि वो लीडो फैमिली के हैं जिन्हें इजाना ने तबाह कर दिया है और उसने ये काम कितने लोगों के साथ किया होगा, तो उसे तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। पर इजाना कहता है कि तुम खुद को विक्टिम कहते हो जबकि तुम ही अपने लोगों को लूट रहे थे। और अच्छे से देखने पर हमें समझ आ जाता है कि ये तो लीडो का फॉर्मल लोड है और क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है वो अटैक कर देते हैं। पर मित्सुई और इजाना उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर रहे थे। पर यहाँ पर तो एटोरी जेन के ऊपर एम करता है और कहता है कि उसके अंदर शुरू से ही गुस्सा और बदले की भावना भरी हुई है, क्योंकि जहाँ पर जेन के पास सारी लग्जरियां मौजूद हैं वहाँ पर एटोरी को हर दिन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि जेन रॉयल्टी में पैदा हुआ है और वो नहीं, और उसे इसी बात से ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और क्योंकि अभी एटोरी रुकने के मूड में नहीं था, जेन भी सोड लेकर तैयार हो जाता है, पर ऑब्वियसली वो एक एरो के खिलाफ कुछ भी कर नहीं पाएगा। और जैसे एटोरी एरो को शूट करता है, मित्सुई बीच में आकर एरो को तोड़ देता है और एटोरी को भी स्लैश कर देता है। पर अभी एटोरी के लिए जेन को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो रो रहा था। एटोरी कहता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, और सच में अगर तुम एक प्रिंस ना होते तो ज्यादा अच्छा होता। अभी प्रेजेंट में जेन इसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था और अब रात को गारक ओबी को यूकी का ध्यान रखने कहती है क्योंकि वो अल्कोहल के मजाक के बाद अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। यूकी फिर उठकर बाहर जाने लगती है तो ओबी भी उसके पीछे पीछे ही जाता है।
और थोड़े समय के बाद कीकी ओबी को ढूंढते हुए आई थी, पर दोनों ही कमरे में नहीं थे और वो गारक से इसके बारे में बात करती है और उसे ओबी का ज़ेन के लिए एक लेटर भी मिला है। पर क्योंकि ओबी अभी यूकी के साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। यूकी यहाँ पर नशे में कहीं पर भी जा रही थी और कुछ भी कह रही थी, जैसे कि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं आती, इसलिए वो रोने लग जाती है। ओबी इसे मौके पर पूछते है कि क्या तुम वापस तनबरन जाना चाहती हो, पर यूकी इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। पर ओबी तब देखता है कि कोई यहाँ पर यूकी पर स्पाई कर रहा है, इसलिए वो पहले यूकी को अंदर ले चलता है और फिर वो स्पाई को पकड़ता है जो कि यूकी का रिपोर्ट किसी को भेज रहा था। ओबी उसे पूछता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, पर वो कुछ भी नहीं बताता, इसलिए ओबी उसे गार्ड्स के हवाले कर देता है। पर यूकी यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर उससे किसी का क्या दुश्मनी है। ओबी कहता है कि पर शायद दूसरे ऐसा नहीं सोचते हैं। ओबी फिर पूछता है कि क्या जब ज़ेन एक प्रिंस की तरह एक्ट करता है यूकी को पसंद आता है। यूकी कहती है कि वो दोनों ही रोल्स को अच्छे से पूरा कर पाता है, उसके पास डिग्निटी है, अपने कंट्री के लिए प्यार है और वो मिसुइदे और कीकी पर रिलाई भी करता है और यही चीज़ें उसे बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। पर ओबी कहता है कि यूकी ने भी ज़ेन को एक बेटर प्रिंस बनने में मदद करी है। पर यूकी कहती है कि उसे हमेशा कहा गया है कि अगर वो ज़ेन के आसपास होगी तो इससे बस ज़ेन का ही मजाक बनेगा, इसलिए वो खुद समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो इस कैसल में रहने के बाद भी उसे कैसे एक्ट करना चाहिए। और लेक्सडो में जो हुआ था तो ओबी समझ जाता है कि यूकी लेक्सडो जाना चाहती है क्योंकि उसे वहाँ के सोल्जर्स की फिक्र हो रही है। ओबी कहता है कि यूकी ऐसी है जो कि सोचने से ज़्यादा काम करने पर भरोसा करती है और अगर यहाँ पर कोई ना होता तो वह खुद ही यहाँ से चली गई होती। और बिल्कुल प्रिंस ज़ेन भी ऐसा ही करता, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोच कर ही काम करता है अगर उसके आसपास कोई ना हो। ओबी फिर कहता है कि अगर यूकी चाहे तो वो उसे लेक्सडो लेकर जा सकता है, पर वो रिसेंटली ही जाकर आया है क्योंकि ज़ेन और बाकियों को सोल्जर्स की फिक्र हो रही थी और उन्होंने यूकी के लिए कुछ लेटर्स और सुगा ने यूकी के लिए एक रेयर हर्ब भी भेजी है एज ए गिफ्ट और इस लेटर में सभी की हेल्थ रिपोर्ट लिखी हुई है। यूकी फिर ओबी को भी इसके लिए शुक्रिया कहती है और फिर यूकी वापस अपने कमरे में जा रही थी, पर वो अचानक बेहोश हो जाती है। तो ओबी उसे संभालता है और कह रहा होता है कि वो यहाँ पर इसलिए रुक गया है क्योंकि उसे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और सभी लोगों को देखने में काफी मजा आता है। और फिर ओबी यूकी को उठाकर कमरे में ले जाने लगता है। यहाँ पर कीकी ज़ेन को ओबी का लेटर देती है, जो पढ़ते ही ज़ेन कहीं पर जाने के लिए निकलता है। पर मिसुइदे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो कीकी बताती है कि ज़ेन यूकी के पास गया हुआ है और लेटर में यूकी के ड्रंक होने के बाद लिखी हुई थी, पर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि ज़ेन और ओबी दोनों उसके साथ हैं। मिसुइदे फिर ड्रॉअर में एक एरो के टिप को देखता है और अभी पास्ट में एटोरी इंसिडेंट को 1 महीना हो गया था और तब से ज़ेन कैसल के बाहर नहीं गया है और मिसुइदे ने तभी उसे ही एरो की नींव दी थी जो कि एटोरी की याद में है क्योंकि उसका कोई ग्रेव बनाया नहीं गया है। ज़ेन बताता है कि उसे हमेशा से ही लगता आया था कि एटोरी में कुछ तो गड़बड़ है, पर वो एटोरी पर भरोसा करना चाह रहा था, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मिसुइदे कहता है कि ज़ेन एक प्रिंस है तो वो आगे चलकर बहुतों से मिलेगा जिनमें कुछ अच्छे होंगे और कुछ बुरे, इसलिए ज़ेन को पहले फिगर आउट करना होगा कि कौन उसका एलाई है और कौन नहीं। और मिसुइदे ये भी कहता है कि वो ज़ेन के लिए कोई ऐसा बनेगा जिस पर ज़ेन आंख बंद करके भरोसा कर सकता है और वो ज़ेन को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करके ही रहेगा। और ये सारी बातें ईजाना सुन रहा था और वह खुश भी लग रहा था क्योंकि उसे भी ज़ेन को लेकर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। ज़ेन फिर थोड़े समय रोने के बाद कहता है कि वो भी कोई ऐसा बनकर दिखाएगा जिसे सर्व करने में मिसुइदे को भी प्राउड महसूस होगा। और मिसुइदे ज़ेन को प्रिंस ज़ेन इसलिए नहीं कहता है क्योंकि ज़ेन को यह बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ पर ज़ेन को फाइनली ओबी और यूकी मिल जाते हैं और उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो यूकी को लेकर कितना ज्यादा परेशान था। और फिर ओबी उसे स्पाई की बात भी बताता है। फिर वो यूकी को सुला देते हैं और दोनों वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। ओबी कहता है कि थोड़ी देर पहले जब ज़ेन यहाँ पर आया था ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओबी को मार ही देगा उसके लुक से। ज़ेन कहता है कि बकवास मत करो और फिर वो ओबी की मेहनत के नाम पर एक चीयर्स भी करते हैं। ज़ेन फिर उसे आईडी कार्ड देता है जो कि उसने पहले ही बना दी थी और वो यहाँ पर ज़ेन के मैसेंजर के तौर पे ही काम करेगा। ज़ेन बताता है कि वो खुद ही बेटर प्रिंस होने की कोशिश कर रहा है और अभी वो ओबी पर भी भरोसा करता है जितना कि वो मिसुइदे और कीकी पर करता है। यहाँ पर कीकी और मिसुइदे ज़ेन के आने का इंतजार कर रहे थे और मिसुइदे कहता है कि उसे थोड़ा डुएल करने का मन कर रहा है तो कीकी उसका इसमें साथ देती है। और अभी अगले सीन में यूकी हर्बल गार्डन में काम कर रही थी और ओबी भी वहीं पर था जो कहता है कि आज ज़ेन से कोई मिलने के लिए गेस्ट आया हुआ है। यूकी फिर यू को बुला रही होती है क्योंकि उन्हें वापस जाना है। तभी उसे साइड में एक लड़की खड़ी हुई दिखती है जो कि इस ब्लू बर्ड को इस विजल से कंट्रोल कर रही थी और शायद यही ज़ेन की गेस्ट है ऐसा ओबी कहता है। दोनों चलकर उसे बात करते हैं और उसका नाम है किहारू
जो बताती है कि उसे यहाँ पर बहुत एंजाइटी महसूस हो रही थी, पर अभी उनके बात करने की वजह से वो बेटर फील कर रही है। किहारू बताती है कि वो यहाँ पर किसी मैटर में डिस्कस करने के लिए आई हुई है, और क्योंकि अभी ब्रेक टाइम है तो यूके किहारू के साथ ही बात करने के लिए रुक जाती है। किहारू बताती है कि यह बर्ड उसी का ही है और इसका नाम है पोपो, और उनके आइलैंड में ऐसे हजारों बर्ड्स रहते हैं और ये बर्ड्स उनके लिए एक फैमिली जैसी है, और इनके हियरिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। उन्हें पानी के नीचे किसी भी चीज का पता लग जाता है बस उनके साउंड को सुनकर। इसलिए आइलैंड के लोग इनका इस्तेमाल ओट्स को ढूंढने में और फिशेस को पकड़ने में यूज करते हैं। पर उन्हें 2 साल पहले पता लगा कि यह आइलैंड क्लारिनेस के अंडर आता है और वहाँ पर एक लॉर्ड को भी अपॉइंट किया गया था, और वह वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ इन बर्ड्स को हंट करने लग गया क्योंकि इनके पंखों की कीमत बहुत ही ज्यादा मिलती है। उन्होंने पोपो को भी हंट करने की कोशिश करी थी, जिससे कि पोपो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके बारे में उन्होंने लॉर्ड से बहुत बार बात करी थी, उन्हें वार्निंग भी दी थी, उन्हें प्रिंस का डर भी दिखाया था, पर कुछ नहीं हुआ। उल्टा लॉर्ड बेकर ने यह कहा कि प्रिंस उसका कुछ नहीं कर पाएंगे और उल्टा प्रिंस तो उनका साथ देंगे। पर क्योंकि किहारू के पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो यहाँ पर आ गई कंप्लेन करने। लॉर्ड बेकर और किहारू फिर दोनों ही अपनी अपनी बातें ज़ैन के सामने रखते हैं और ज़ैन उन्हें यह प्रॉब्लम अपनों में ही सॉल्व करने को कहते हैं, जैसा कि लॉर्ड बेकर ने कहा था। और क्योंकि वो एक लॉर्ड है तो उन्हें यह प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। ज़ैन फिर किहारू को कहता है कि आज वो यहाँ पर रहकर कल अपने आइलैंड के लिए निकल सकती है, और यहाँ पर यूकी भी इसी चीज के बारे में सोच रही थी। ज़ैन का फैसला सुनने के बाद यूकी कहती है कि हर्ब्स को इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि इनसे मेडिसिन बनाई जाती है, तो अगर बर्ड्स का भी कोई यूज हो सके तो उन्हें भी बचाया जा सकता है। और यहाँ पर वो तीनों भी इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि लॉर्ड बेकर जो कर रहे हैं वो गलत है, पर एज ए लॉर्ड उनके पास ये सब कुछ करने का राइट है, और ज़ैन को बहुत ही बुरा लग रहा है कि वो एक लड़की की हेल्प नहीं कर पा रहा है। तब यूके वहाँ पर आती है और कहती है कि उसे कुछ बात बताना है। और अभी नेक्स्ट सीन में ज़ैन किहारू से बात कर रहा होता है कि वो कैसे बर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, और वो पूरी जानकारी ले लेता है कि ये बर्ड्स किस काम के लिए आते हैं और क्या इनका इस्तेमाल आइलैंड के सभी लोग कर पाते हैं या नहीं। किहारू बताती है कि अगर इन स्पेशल बेल्स की साउंड सुनाई जाती है और एक बार फ्लाई करने पर वो ये साउंड सुनकर बिल्कुल वहीं पर आकर लैंड करते हैं, तो ज़ैन कहता है कि वो इन बर्ड्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज करवाना चाहता है, जिसके लिए यहाँ पर वो एक टेस्ट करवाएगा, और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहती है तो इसे क्लारिनेस और आइलैंड दोनों को ही फायदा होगा। और ज़ैन बताता है कि यह टेस्ट कल 4 बजे करवाई जाएगी, पर इसमें किहारू का साथ कौन देगा ये किहारू चूज करने का परमिशन मांगती है। और जैसे ही उसे ज़ैन से इसकी परमिशन मिल जाती है वो यूकी से चलकर हेल्प की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे यहाँ पर यूकी के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। और अभी नेक्स्ट डे सभी टेस्ट के लिए आए हुए थे, और ज़ैन बताता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक वॉच टावर है जहाँ पर कि यह बेल रखी जाएगी, और वहाँ पर कुछ गार्ड्स और किहारू के असिस्टेंट यूकी भी होगी, और पोपो को यहाँ से वॉच टावर जाकर बेल और एक लेटर लाकर वापस आनी होगी, और वो भी 25 मिनट के अंदर ही। और अगर पोपो ये कर पाती है तो ये टेस्ट एक सक्सेस रहेगा। पर लॉर्ड बेकर कहते हैं कि वो भी वॉच टावर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ना ही किहारू और ना ही यूकी पर भरोसा है, और ज़ैन भी इसके परमिशन दे देता है। और अभी सबसे पहले जो वॉच टावर जा रहे थे उसके लिए निकलते हैं, और फिर 4 बजे ही टेस्ट को शुरू कर दिया जाता है। और अभी यहाँ पर वॉच टावर में सभी को ही पोपो के आने का इंतजार था। तभी लॉर्ड बेकर यूकी को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो इस टेस्ट को फेल करवा देती है तो लॉर्ड बेकर यूकी को पीछे से मदद देते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यूकी का कैसल में रहना कुछ लोगों को पसंद नहीं है। पर जब यूकी इस ऑफर को मना कर देती है, लॉर्ड बेकर उस पर भड़कने लग जाते हैं और उसके बैल को नदी में फेंक देते हैं और यूकी को भी अंदर बंद कर देते हैं, जो देखकर गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर लॉर्ड बेकर कहते हैं कि वो उसकी नौकरी खा जाएंगे। लॉर्ड बेकर फिर यूकी से कह रहे होते हैं कि तो उनकी क्या ही इमेज हो जाएगी कि उन्हें ये बेनिफिट पहले नहीं दिखा था। पर क्योंकि अभी इसकी वजह से ऊपर बहुत ही शोर हो रहा था, वो भी ऊपर आने लगता है देखने की क्या हो रहा है। यूकी यहाँ पर कह रही होती है कि उसे जो भी हो सकेगा वो करेगी, जिससे कि वो ज़ैन और किहारू की इज्जत बचा सके। और फिर वो खिड़की खोलकर नदी में कूद जाती है, जो देखकर ओबी भी पानी में कूद जाता है, और वो देखता है कि यूकी के हाथों में चोट आई है। पर यूकी इस पर ध्यान ना देते हुए कहती है कि बेल यहाँ पर गिर गई है, और ओबी समझ आता है कि यह काम लॉर्ड बेकर का ही होगा। तभी ऊपर का गार्ड हिम्मत दिखाता है और लॉर्ड को अरेस्ट करता है। पर अभी पोपो वहाँ पर पहुँच चुका था, पर क्योंकि उनके पास बेल नहीं थे वो आगे जाने लगता है, और अभी तक उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। पर यूकी देखती है कि पोपो बार बार घूमकर यहीं पर आ रही है, और यूकी को याद आता है कि इनकी हियरिंग की स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए यूकी वहीं पर नीचे चलकर चेक करने लगती है और उसे बेल वहीं से ही मिलती है। पर अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी बस 2 मिनट ही बचा हुआ था, पर अगर पोपो यहाँ पर से समय पर वापस नहीं आती है तो यह टेस्ट फेल हो जाएगा। पर हम देखते हैं कि पोपो बिल्कुल से समय पर वापस आ जाती है, और उसके पास बेल और लेटर दोनों ही थे।
जिससे कि इस टेस्ट को एक सक्सेस डिक्लेयर किया जाता है। पर लॉर्ड हारुका दिखाते हैं कि उन्हें इसके साथ एक रिपोर्ट भी मिली है जो कि लॉर्ड के इंटरफेरेंस और यूकी के चोट को लेकर था। और ये रिपोर्ट देखते ही ज़ेन जल्दी से जल्दी वॉच टावर के लिए निकलता है। लॉर्ड हारुका यहाँ पर इजाना को कह रहे होते हैं कि जब ज़ेन ने लॉर्ड बेकर को जाने के लिए अलाउ किया था उन्हें बहुत ही शौक लगा था, क्योंकि सभी को ये पता था कि वह वहाँ पर चलकर छेड़छाड़ी करेगा, जो कि उसने आखिर में किया भी। तो इजाना कहता है कि ज़ेन ने अपने गार्ड्स और यूकी पर भरोसा दिखाया था कि वो खुद ही लॉर्ड को संभाल पाएंगे। यहाँ पर गार्ड ज़ेन को पूरी बात बताता है, जिसके बाद ज़ेन यूकी के पास जाता है और फिर वो पहले यूकी की इंजरी को चेक करता है और फिर वो उसे किस भी करता है। पर किस करने के बाद ज़ेन बड़ा ही डर गया था। उसे लग रहा था कि यूकी कैसे रिएक्ट करेगी और वह सॉरी भी कहता है कि उसने परमिशन नहीं ली थी। पर यूकी कुछ कहती तो नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। ज़ेन कहता है कि वो अगली बार उसे टच करने से पहले परमिशन ले लेगा और वो तब चाहता है कि जैसे यूकी जो चाहती है वो सच सच कह दे। पर यूकी तो इतनी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी कि वो कुछ कह भी नहीं पाती। फिर लॉर्ड बेकर को मिसूदे और कीके वापस कैसे लेकर आ रहे थे और यहाँ पर ज़ेन, 2 गार्ड्स और ओबी यूकी को लेकर आ रहे थे। ओबी महसूस कर पा रहा था कि यूकी का शरीर बहुत ही गर्म हो गया है और उसे लग भी रहा था कि ऊपर कुछ तो हुआ है। और अभी कुछ दिनों बाद किहारू बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रही थी, क्योंकि ज़ेन खुद ही किहारू को आइलैंड पहुंचाने जा रहा है और फिर वो उनके लीडर से भी इसके बारे में बात करेगा। ज़ेन फिर वहां पर आ जाता है, जिसे देख यूकी शांत रहने की कोशिश कर रही थी पर वो रह नहीं पाती और उसके आंखों में नर्वसनेस दिखाई दे रहा था। और ये चीज वो तीनों भी नोटिस करते हैं, पर ज़ेन तो बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रहा था। तो कीकी कहती है कि साथ ज़ेन ने यूकी को कुछ कहा होगा या फिर कुछ करा होगा। और अभी उनके जाने के बाद ओबी पूछता है कि क्या उस दिन वॉच टावर में कुछ हुआ था। पर यह बात सुनते ही यूकी का चेहरा कुछ ऐसा हो गया था और वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ था और वो वहां से भी जाने लगती है। यूकी सोच रही थी कि उस चीज को भी 3 दिन हो चुका है और उसे अभी तक संभल जाना चाहिए था। पर वो ये भी सोच रही थी कि वो अपने दिल की बात आखिर ज़ेन को कैसे बताएगी। और अभी यहाँ पर आइलैंड में ज़ेन उनके लीडर से बात कर रहा था और वो उन्हें पूरी बात बताता है कि आखिर उनका प्लान क्या है। पर ओल्डमैन बताते हैं कि उन्हें लॉर्ड बेकर से एक एपोलॉजी और हर्जाना के तौर पे उन्हें 10 मिलियन रुपए चाहिए। ज़ेन कहता है कि वो एपोलॉजी तो दिलवा देंगे और वो कीकी से डिस्कस करके कहता है कि वो 20 मिलियन देने को तैयार है। पर ज़ेन ये भी कहता है कि वो जानता है कि ओल्डमैन को इस पैसों में कोई भी रुचि नहीं है, वो तो बस ज़ेन का टेस्ट ले रहे हैं। और सच में यही बात थी और ओल्डमैन उन्हें टेस्ट करने के लिए माफी मांगते हैं और फिर वो ज़ेन के बातों को भी मान लेते हैं। और आज यहाँ पर आइलैंड में प्रिंस के आने की वजह से जश्न का माहौल था और सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे और बच्चे ज़ेन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रहे थे। ओल्डमैन यहाँ पर किहारू से कह रहे होते हैं कि लॉर्ड बेकर ने उनके साथ जो भी कुछ किया था उसके बाद उनका मानना था कि हर रॉयल्टी, हर नोबल ऐसा ही होगा। पर ज़ेन ने उनकी ये छवि बदल दी है। उसके रात को ज़ेन ऐसे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था और तभी मिसूदे आकर पूछता है कि क्या उस दिन वॉच टावर में तुम्हारे और यूकी के बीच में कुछ हुआ था, क्योंकि यूकी बहुत ही ज्यादा अजीब एक्ट कर रही है। तो ज़ेन बता देता है कि उन्होंने केस करी थी जो कि उसने शुरुआत करी थी। तो मिसूदे पूछता है कि क्या यूकी ने इस पर कुछ रिएक्ट किया। तो ज़ेन बताता है कि वो काफी सरप्राइज लग रही थी और ज़ेन आगे ये भी बताता है कि उसके अंदर यूकी के लिए हमेशा से ही प्यार बना हुआ था। और अभी नेक्स्ट डे यूकी और यू गारा के लिए एक मेडिसिनल टी बना रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों से ज्यादा काम करने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है और वो काम करते हुए बहुत ही ज्यादा इरिटेट भी हो जाती है। तभी ओबी भी वहाँ पर आ जाता है और वह सजेशन देता है कि इसमें रोका डालकर देखना चाहिए, जिससे कि टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया था। और जब वो ये टी गारक को देते हैं तो उन्हें भी यह टी बहुत ही पसंद आता है और वो तो इस फॉर्मूले को बच्चों के मेडिसिन में भी यूज करने के लिए कहते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यूकी की ड्यूटी पूरी हो चुकी थी पर वह भी और भी काम करना चाहती है, नहीं तो उसे बार बार उस किस की बात ही याद आएगी। यहाँ पर ज़ेन, मिसूदे और कीके वापस कैसल आ रहे थे। वहीं पर यूकी बाहर आ गई थी पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह फॉरेस्ट को देखकर कहती है कि उसे वहां पर जाना है। तो ओबी भी उसे वहीं पर ले जाने लगता है, पर इसी दौरान यूकी पूरी चुप हो गई थी। ओबी तब सोचता है कि उसे यूकी का हाथ पकड़ना चाहिए, पर तभी ज़ेन वहां पर आ जाता है और ज़ेन को देखकर यूकी ओबी के पीछे छुप रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो ज़ेन को फेस कैसे करेगी। इसलिए ओबी यूकी से कहता है कि अभी कभी जंगल में भाग जाओ, पर उसने ये काम जानबूझकर करा था ताकि ज़ेन यूकी से अकेले में बात कर पाए। और ज़ेन जब जंगल में यूकी के पास पहुंचता है, यूकी फिर से भागने लग जाती है। तो ज़ेन कहता है कि प्लीज रुक जाओ और उसके कहने पर यूकी रुक भी जाती है। ज़ेन फिर बातें करने लग जाता है और बताता है कि वो ऐसे ही एक फॉरेस्ट में मिले थे पहली बार। फिर वो दोनों वॉक करने लगते हैं और आइलैंड में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में ज़ेन बताता है। और ये वो जगह है जहाँ पर ज़ेन पहले बहुत बार आया करता था,
पर अभी वो इतना बिजी रहता है कि उसे यहाँ पर आने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और जब से यूकी उसके साथ है उसे और कुछ चाहिए भी नहीं। यूकी फिर हिम्मत करती है और ज़ेन को बताती है कि वो ज़ेन को लेकर आखिर क्या फील करती है, और वो फाइनली ज़ेन को आई लव यू भी कह देती है, और ये भी कि वो ज़ेन की स्ट्रेंथ बनना चाहती है। ज़ेन भी फिर यूकी के सामने नील डाउन करके कहता है कि वो यूकी के लिए कितना ग्रेटफुल है और वो चाहता है कि यूकी हमेशा ही उसके साथ रहे, और वो ये भी प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यूकी को हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। ज़ेन फिर अपना हाथ आगे करता है तो यूकी भी उसका हाथ थामती है। ज़ेन पहले सोचा करता था कि अगर उसे किसी दिन ऐसा कोई मिले जिसे कि वो अपने पास रखना चाहता है, और अगर ये बात वो दूसरे इंसान को भी कहे और वो इस बात को मान जाए, तो क्या उसे ये सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान भी उसे चाहता है, या फिर वो प्रिंस इसलिए उसके बात मानी गई है। पर अभी शायद ऐसा लगता है कि उसे रियल में ही कोई मिल चुका है। ज़ेन फिर यूकी को शुक्रिया कहता है उसका हाथ थामने के लिए, और फिर दोनों किस करते हैं। और अभी वापस आते हुए दोनों बहुत ही खुश भी लग रहे थे। यूकी उठते ही उस दिन के बारे में सोच रही थी जब दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था। यूकी फिर काम के बीच में देखती है कि आज कैसल में बहुत लोग आए हुए हैं, तो उसने गारक से इसके बारे में पूछा था और उसे पता चला कि आज पब्लिक विजिटेशन डे है। कुछ सालों में कैसल के एक पार्ट को एक दिन के लिए पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है, और यह चीज एक फेस्टिवल जैसी होती है। ज़ेन तभी बॉडीगार्ड के रूप में आकर यूकी को भीड़ से दूर ले आता है, और यूकी के पूछने पर ज़ेन बताता है कि उसे थोड़ा फ्री टाइम मिल गया था, तो उसने सोचा कि इस मौके पर लोगों को करीब से देखा जाए और गार्ड्स यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। ज़ेन फिर जैसे ही यूकी का हाथ पकड़ता है वहाँ पर कीकी, ओबी और मिसुइदे आ जाते हैं। ज़ेन फिर देखता है कि अभी उसके पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो वो सभी मिलकर बाहर घूमने चलते हैं, जहाँ पर एक नेबरिंग टाउन से भी लोग आए थे स्टॉल्स लगाने, और यहाँ का माहौल बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसा ही लग रहा था। यूकी फिर अपना सर ढक लेती है क्योंकि उसके बालों के रंग की वजह से लोगों की अटेंशन उसके ऊपर बार बार जाएगी। फिर वो थोड़ा घूम रहे होते हैं और मिसुइदे यूकी को बताता है कि जिस दिन ज़ेन ने उसे प्रपोज किया था, यह बात उसने उसी दिन मिसुइदे, कीकी और ओबी को बता दी थी, और इससे मिसुइदे सबसे ज्यादा खुश हुआ था। और ज़ेन ने यह भी कहा था कि वो कोई ऐसा पाथ को ही चूज करेगा जिससे कि वो दोनों हमेशा ही एक साथ रह सके, और यूकी भी बिल्कुल यही चाहती है। इतने में ओबी चलकर एक फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसे जीत जाता है, क्योंकि उसे इस समय ज्यादा मजा आता है। कीकी फिर ज़ेन को कहती है कि उसका ब्रेक टाइम पूरा हो गया है, उसे वापस काम पर आना होगा, और ज़ेन ओबी को यूकी का ध्यान रखने को कहता है। ओबी फिर यूकी को एक हेयर पिन देता है जो कि उसने इस कंपटीशन को जीतकर खरीदा था, और वो ये चीज ज़ेन को भी दिखा सकती है। इसके बाद इजाना और ज़ेन सबके सामने आते हैं, जो कि एक ट्रेडिशन है, और उन्हें देख सभी लोग बहुत ही खुश हो रहे थे, और यूकी तो ज़ेन को ऐसे देखकर बस देखती ही रह गई थी। इजाना इसी समय पर ज़ेन से पूछ रहे थे कि तुमने उस लड़की को लेकर क्या सोचा, तो ज़ेन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैंने सोच लिया है। यूकी यहाँ पर सोच रही थी कि वो दोनों एक ही कैसल में रहते हैं, पर कभी कभी लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। और अभी इसके बाद ज़ेन सोच रहा था कि वो क्या करेगा। वो रियू को देखते हैं जो कि यूकी को ढूंढ रही थी क्योंकि कोई चोटिल हो गया है, और ये थी प्ले की हीरोइन जो कि चोटिल हो गई है। और यूकी और रियू उसे चेक करके बताते हैं कि उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिससे कि वो आगे प्ले की हिस्सा नहीं हो पाएगी। और हीरोइन को इससे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपनी एक खूबसूरत प्रिंस को दिखाना चाहती थी, पर डायरेक्टर तो यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर वो कैसे प्ले को पूरा करेंगे। और तभी उनकी नजर यूकी के बालों के रंग के ऊपर पड़ती है, और डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता है कि वो हीरोइन का पार्ट करे, और सभी के रिक्वेस्ट करने पर यूकी मान जाती है। और इस कॉस्ट्यूम में ज़ेन बस उसे देखते ही रह गया था, और फिर वो यूकी को समझा देते हैं कि उसे स्टेज पर जाकर क्या क्या करना है। पर यूकी स्टेज पर जाने से पहले अपने बाल ढक लेती है ताकि लोगों का अटेंशन बार बार उसके बालों पर ना जाए, पर डायरेक्टर तो यही चाहता था कि बाल के रंग दिखे, इसलिए वो प्रिंस को कहता है कि वो स्टेज पर बालों को खोल दे, और फिर वो उसे किस करने भी कहता है पर उसके हाथों पर स्टेज पर प्रिंस ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था, पर डायरेक्टर उसे फोर्स करे जा रहा। और जब ये बात ज़ेन को पता चलती है और किसकी बात पता चलती है, वो पूरा इसके खिलाफ था, इसलिए ओबी पहले डायरेक्टर को पकड़ता है, पर डायरेक्टर कह रहा था कि ऐसा करने से उनका प्ले पूरा हिट हो जाएगा। तभी ज़ेन नाइट का रोल में एंटर करता है, जिससे कि यूकी का रोल यहीं पर एंड हो जाता है, और फिर वो प्रिंस से फाइट करता है, और ये प्ले ऐसे ही एंड हो जाती है। और ये प्ले लोगों को बहुत ही पसंद भी आया था। ओबी यहाँ पर यूकी को बता रहा था कि किसके बात सुनकर कैसे ज़ेन गुस्सा हो गया था, और अभी प्ले के बाद ज़ेन और यूकी बैठकर इसके बारे में बात कर रहे थे। यूकी फिर ज़ेन को ओबी का दिया हुआ हेयरपिन भी दिखाती है, और ज़ेन भी कहता है कि यह बहुत ही प्यारा है। ज़ेन फिर पूछता है कि क्या तुम टेनबरन में भी अपने बाल छुपा कर रखती थी, तो यूकी मना करती है। उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमेशा से होती हुई आई है, पर राज जैसा प्रॉब्लम पहली बार हुआ था, पर क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे स्ट्रॉन्ग होकर खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, उसे कभी इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ा। यूकी फिर ज़ेन के हाथ पर किस करती है और कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि वो यहाँ पर है।
इसके बाद स्काई लैंटर्न इवेंट होता है जो कि आज का लास्ट है और ऐसे आज की सेरेमनी को एंड किया जाएगा और वो इसे पास से देखने के लिए सामने आ जाते हैं और ये नज़ारा सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पर इतने समय तक गायब रहने के लिए मिसूदे ज़ेन के ऊपर बहुत ही गुस्सा भी हो रहा था और कीके बताती है कि एक बार जब ज़ेन और मिसूदे के बीच में झगड़ा हो गया था तो तभी मिसूदे ने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया था और ये दिखा था कि मिसूदे और ज़ेन के बीच का रिश्ता क्या है। फिर वो सभी इस मोमेंट को एक साथ एंजॉय करते हैं और यूकी सोच रही थी कि पता नहीं कितने दिन उसके पास ऐसे होंगे जो कि इतने खुशी के होंगे, पर जो भी हो उसे हमेशा ही आगे बढ़ते रहना होगा एक अच्छा फ्यूचर के लिए। और इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है, पर इसका सीजन 2 भी है जो कि मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। पर उसके लिए आप लोगों को वीडियो में भर भर के लाइक और कमेंट कर देने होंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी और मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो जल्दी ही मिलता हूँ आप लोगों से इसके सीजन 2 के साथ।